जदीद मॉडल की बड़ी जीप पहाड़ी इलाके में एक तंग सी सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर एक लड़की मौजूद थी जो खासे रफ अंदाज में जीप चला रही थी। उसके साथ साइड सीट पर एक नौजवान आंखों पर सियाह चश्मा लगाए बैठा हुआ था। उसने शोक रंग की शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, जबकि लड़की ने भी जीन्स की पैंट और तेज सुर्ख रंग की शर्ट पहनी हुई थी। जीप में टेप चल रही थी और हल्की हल्की मौसीकी ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया था। ऑस्कर, तुम्हें अंदाजा है कि बॉस ने हमें क्यों कॉल किया होगा? ड्राइविंग सीट पर मौजूद लड़की ने लड़के से मुखातिब होकर कहा। हाँ, पूरी तरह अंदाजा है, बल्कि अंदाजे का लफ्ज गलत है। मुझे मुकम्मल तौर पर इल्म है कि हमें क्यों बुलाया गया है, लड़के ने, जिसे ऑस्कर कहा गया था, जवाब देते हुए कहा। शट अप, तुम मुझसे ज्यादा होशियार और अक्लमंद नहीं हो, बल्कि बुद्धुओं के भी बुद्धू हो। फिर तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है? नॉनसेंस, मुझसे ज्यादा अकल नहीं है तुम्हारे पास, लड़की ने काट खाने वाले लहजे में कहा। तो ऑस्कर बेख्तियार हंस पड़ा। अब पता चला कि बातों से कैसे हर्ट हो जाता है इंसान, और तुम्हारी जिंदगी का तो मिशन ही दूसरों को हर्ट करना है। ऑस्कर ने कहा, तुम मुझे पागल समझते हो? क्यों? और मैं क्यों किसी को हर्ट करूंगी? लड़की ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने जीप की रफ्तार काफी से ज्यादा बढ़ा दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ऑस्कर का गुस्सा जीप पर निकाल रही हो। अरे अरे, आहिस्ता चलाओ, अभी तो मैं कंवारा हूँ और मैं कंवारा मरना नहीं चाहता, ऑस्कर ने तेज लहजे में कहा। तो लड़की बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ी। अलबत्ता उसने जीप की रफ्तार काफी हद तक कम कर दी थी। तुम इस तरह कंवारे ही मर जाओगे, क्योंकि जिससे तुम शादी करना चाहते हो वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, और जो तुमसे शादी करना चाहती है तुम उससे शादी नहीं करना चाहते। फिर इसका अंजाम क्या होगा? यही कि तुम्हें कंवारा ही मरना पड़ेगा, और जिस पेशे से हम मुंसलिक हैं उसमें मौत हर वक्त हमारे सरों पर नाचती रहती है। लड़की ने ऐसे लहजे में कहा जैसे मजे ले लेकर बोल रही हो। ये क्या कह रही हो डेमी? मुझसे कौन शादी करना चाहती है? वाह, क्या खूबसूरत बात है। वाह, कोई मुझसे यानी ऑस्कर से शादी करना चाहती है। जल्दी बताओ ताकि मैं 1000 बार उस पर मर मिटूं। ऑस्कर ने सीट पर बैठे बैठे दोनों बाजू सर से ऊपर उठाकर बाकायदा नाचते हुए कहा। तो डेमी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी और काफी देर तक हंसती रही। तुमने कहा है कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसी बदकिस्मत लड़की कौन है? जल्दी बताओ, ऑस्कर ने कहा। क्या मालूम उसे तुमसे शादी करने में कोई मसला हो? डेमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मसले से तुम्हारा मतलब अगर ये है कि वो लूली लंगड़ी, अंधी कानी है, या अनपढ़, या बूढ़ी है, तो मैं फिर भी तैयार हूँ, ऑस्कर ने कहा। तो डेमी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें आज एक बात बताऊं ऑस्कर, एक बार मैंने तुम्हें देखा तो तुमने जैकेट के बटन ऊपर नीचे गलत लगाए हुए थे, और इस तरह तुम्हारी शख्सियत मुकम्मल तौर पर अहमकाना नजर आ रही थी। लेकिन मुझे तुम्हारी मासूमियत पर रहम आ गया और मैंने संजीदगी से सोचा कि तुमसे शादी कर लूं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारी हिमाकत को सारी उम्र भुगता नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इरादा बदल दिया, वरना तुम मुझसे शादी करने के बाद सारी दुनिया में अकड़ अकड़ कर चलते कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। डेमी ने कहा। तो इस बार ऑस्कर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम और शादी? मुंह धो रखो, तुम जैसी लड़कियों से शादी एक डरावना ख्वाब है, ऑस्कर ने कहा। तो डेमी ने यकलक पूरी कुव्वत से ब्रेक मारी तो जीप झटके से रुक गई। नीचे उतरो, जल्दी उतरो, मैं कह रही हूँ नीचे उतरो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे साथ मेरी जीप में बैठो, डेमी ने चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से काबुली अनार की तरह सुर्ख पड़ गया था, आंखों से जैसे शोले निकलने लगे थे, और ऑस्कर वाकई तेजी से नीचे उतर गया। तो डेमी ने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। नॉनसेंस, पागल, अहमक, नालायक, बदसूरत, बदमाश, डेमी इस तरह एक एक लफ्ज बोल रही थी जैसे हर लफ्ज बाकायदा बनाकर मुंह से निकाल रही हो। उसका गुस्सा ठंडा ना पड़ रहा था। अब पैदल चलेगा तो पता चलेगा कि डेमी उसे जीप में बिठाकर एहसान करती है उस पर, डेमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। और इस दौरान उसने जीप पहाड़ियों के दरमियान एक छोटी सी लेकिन जदीद तर्ज की आबादी में दाखिल कर दी। इस आबादी का नाम एरो टाउन था। यहाँ एक क्लब भी है जिसका नाम एरो क्लब है। ये क्लब हालांकि पहाड़ियों के दरमियान इस टाउन में था और यहाँ अच्छी सवारी के बगैर पहुंचा नहीं जा सकता था। फिर भी लोग यहाँ खास तौर पर आते थे क्योंकि इस क्लब का माहौल, यहाँ की खूबसूरत वेटरेस और यहाँ मिलने वाली खाने पीने की अशिया भी बेहतरीन होती थी। डेमी और ऑस्कर
दोनों इस क्लब में अक्सर आते जाते रहते थे। दोनों का ताल्लुक एक ऐसी तंजीम से था जो बज़ाहिर इस मुल्क लौसानिया में तालीम के शोबे में हुकूमत की इमदाद करती थी और उसने पूरे मुल्क में प्राइमरी से लेकर आला तरीन तालीम के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाई हुई थी। लौसानिया में इस तंजीम की बड़ी इज्जत की जाती थी क्योंकि लौसानिया के लोग समझते थे कि तालीम की फरावानी से मुल्क बेहद तरक्की करता जा रहा है और मुल्क में खुशहाली फैल रही है। इस तंजीम का नाम एजू कार्ड था और जिस आदमी के सीने पर एजू कार्ड का बैच लगा हुआ हो उसको लोग झुक झुक कर सलाम करते थे और उससे हर मुमकिन ताउन किया करते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के सफ़र में उनसे रियायत की जाती थी। डेमी और ऑस्कर भी एजू कार्ड से मुंसलिक थे, लेकिन ये सिर्फ एक पर्दा था। असल में वो दोनों एक ऐसी तंजीम के मेंबर्स थे जिसे मुख्तसर तौर पर BA कहा जाता था। BA यानी ब्लैक स्टोन, जो हर तरह के जराइम में मुलविस रहती थी। ऐसे तमाम जुराइम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाई जा सके। इस तंजीम का एक हिस्सा सुपर सेक्शन कहलाता था। उसमें काम करने वालों को सुपर मेंबर कहा जाता था। डेमी और ऑस्कर दोनों सुपर मेंबर थे और उनका ताल्लुक ब्लैक स्टोन के सुपर सेक्शन से था। आज उनके बॉस स्कॉट ने एरो टाउन के एरो क्लब में उन दोनों को कॉल किया था और वो दोनों जीप में सवार एरो क्लब जा रहे थे कि डेमी को ऑस्कर की बात पर गुस्सा आ गया और डेमी ने जबरन उसे जीप से उतार दिया था और ऑस्कर पैदल चलता हुआ जब एरो क्लब के सामने पहुंचा तो वहां डेमी पहले से मौजूद थी। क्या तुम चलना भी भूल गए हो? घंटे से यहाँ खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, डेमी ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। मुझसे बात मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी जीप में फिर कभी सवार नहीं होऊंगा। ऑस्कर ने क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा। रुक जाओ, रुक जाओ, यकलक उकब में मौजूद डेमी ने चीख कर कहा और आगे बढ़ता हुआ ऑस्कर रुककर मुड़ा। हाँ बोलो, ऑस्कर ने कहा। तुम तो वाकई नाराज हो, ये तो सब मजाक था, डेमी ने कहा। मैं भी तो मजाक कर रहा था, वरना तुम जैसी खूबसूरत साथी से अलैदगी कौन चाहता है, ऑस्कर ने कहा। अरे अरे तुमने मुझे खूबसूरत कहा है, बताओ कहा है ना, डेमी ने पुरमसरत लहजे में कहा। हाँ कहा है और झूठ नहीं कहा, तुम हो ही खूबसूरत, ऑस्कर ने कहा और दोबारा क्लब के मेन गेट की तरफ मुड़ने लगा। काश तुमने ये बात 2 साल पहले कही होती तो मैं लाजमन तुमसे शादी कर लेती, लेकिन अब तो मुश्किल है। चलो मेरा वादा रहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी जरूर, डेमी ने पुरमसरत लहजे में कहा। मैंने कब कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? तुम खामखा इस बारे में सोच रही हो, ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा तो डेमी बेइख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे का रंग तब्दील होने लग गया था। क्या क्या मतलब? तुमने मुझे खूबसूरत कहा, इसका मतलब तो यही लिया जाता है कि तुम मेरी तारीफ करके मुझे शादी की पेशकश कर रहे हो, डेमी ने चीखते हुए कहा। वो चूंकि क्लब के मेन गेट के सामने खड़े लड़ रहे थे, इसलिए आने जाने वाले उन्हें हैरत से देख रहे थे। सॉरी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। खूबसूरत औरतों से शादी करना मर्दों की सबसे बड़ी हिमाकत है। खूबसूरती तो वो बच्चों की पैदाइश के बाद गायब हो जाती है और एक जल्लादनुमा बीवी बाकी रह जाती है, जबकि कम खूबसूरत औरत को चूंकि अपनी बदसूरती का एहसास होता है, इसलिए वो सारी उम्र अपने शोहर की ताबेदारी करती रहती है, ऑस्कर ने कहा और इसके साथ ही वो तेजी से मुड़कर क्लब में दाखिल हो गया। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, उकब से डेमी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उसका लहजा इतना ऊंचा था कि हॉल में बैठे अफराद चौंक कर उसे देखने लगे, लेकिन ऑस्कर रुकने की बजाय और तेज हो गया। उसका रुख काउंटर की तरफ था और फिर काउंटर पर पहुंचकर उसने मुड़कर पीछे देखा तो डेमी गजबनाक शेरनी की तरह उसे देखती हुई काउंटर की तरफ आ रही थी और उसके मुंह से गुस्से की शिद्दत के बाद फूं फूं की आवाजें निकल रही थी। अपने आप में रहो, वरना ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्यूट सी दोस्त अस्पताल पहुंच जाए। क्यों मिस काउंटर, ऑस्कर ने ऊंची आवाज में कहा और साथ ही उसने काउंटर पर खड़ी एक लड़की की गवाही डाल दी तो काउंटर पर खड़ी लड़की बेइख्तियार हंस पड़ी। आपने दुरुस्त कहा है, ये मोहतरमा वाकई क्यूट हैं। डेमी के काउंटर पर पहुंचने से पहले ही काउंटर पर मौजूद लड़की ने हंसते हुए कहा। क्यूट मतलब है खूबसूरत से भी ज्यादा प्यारी। वाह, ये अच्छे अल्फाज तुम्हें कैसे आ गए हैं? ओह हाँ, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा है तो दिमाग रोशन हो गया है। ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैदल चलाया करूंगी ताकि तुम्हारा जहन मजीद रोशन हो जाए, डेमी ने कहा तो काउंटर गर्ल एक बार फिर हंस पड़ी। तुम्हें और खुश होने की जरूरत नहीं है, ऑस्कर ने मुझे क्यूट कहा है। मुझे,
डैमी को तुम्हें नहीं कहा, डैमी ने काउंटर गर्ल को डांटते हुए कहा। मैं आपकी तारीफ पर खुश हो रही हूँ क्योंकि साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, आप हैं ही क्यूट, काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डैमी का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। चलो अब तुम नॉर्मल हो गई हो, इसलिए अब चीफ स्कॉट से मिलने में कोई हर्ज नहीं। 2 कार्ड दो, ऑस्कर और डैमी के नामों के। ऑस्कर ने पहले डैमी से और फिर उसने काउंटर गर्ल से मुखातिब होकर कहा। चूंकि वो अक्सर यहाँ आते रहते थे इसलिए यहाँ का अमला उन्हें अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन ऑस्कर और डैमी अपने मखसूस अंदाज में हर बार इस अंदाज में बात करते थे जैसे पहली बार यहाँ आए हों। काउंटर गर्ल ने काउंटर के निचले हिस्से में मौजूद दराज खोलकर उसमें से सुर्ख रंग के 2 कार्ड निकालकर दराज बंद की और फिर एक कार्ड पर ऑस्कर और दूसरे पर डैमी लिखकर दोनों कार्ड उनकी तरफ बढ़ा दिए। शुक्रिया, तुमने पहले मेरा नाम लिखा है, इसका मतलब है कि तुम मुझे डैमी से बड़ा दर्जा देती हो। थैंक्स मोर, ऑस्कर ने कार्ड उठाते हुए कहा। तो फिर कर लो इसके साथ शादी, तुम्हारा स्टैंडर्ड भी यही है, हर लिहाज से घटिया स्टैंडर्ड, डैमी ने फनकारते हुए कहा और कार्ड उठाकर वो उस तरफ बढ़ गई जहां लिफ्टें ऊपर नीचे आ जा रही थी। काउंटर पर खड़ी लड़की का चेहरा डांट खाकर और अपने बारे में रिमार्क सुनकर बिगड़ गया था और उसने बेख्तियार होंठ भींच लिए थे, लेकिन जाहिर है डैमी को उसकी क्या परवाह हो सकती थी। लिफ्ट एरिया में पहुंचकर ऑस्कर रुका और उसने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड लिफ्ट मैन की तरफ बढ़ा दिया। 12वीं मंजिल, ऑस्कर ने कहा और फिर लिफ्ट के अंदर चला गया। उसके पीछे डैमी भी अंदर आ गई, लेकिन उसके होंठ बिछे हुए थे और चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया थे। लिफ्ट बॉय ने दरवाजा बंद किया। वो खुद बाहर ही रहा था क्योंकि यहाँ लिफ्ट बॉय को साथ जाने की इजाजत न थी। हर मंजिल पर लिफ्ट के लिए लिफ्ट बॉय मौजूद था ताकि लिफ्टों को दुरुस्त तौर पर ऑपरेट किया जा सके और ऊपर आने जाने वालों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अब भी लिफ्ट बॉय ने दरवाजा बंद करके बाहर से बटन दबाया तो लिफ्ट एक झटके से ऊपर उठने लगी। काश ये लिफ्ट रास्ते में खराब हो जाए, ऑस्कर ने बाकायदा दुआ की तरह हाथ जोड़कर ऊपर उठाते हुए कहा। क्या क्या मतलब, क्यों, वजह? डैमी को शायद समझ ना आई थी कि ऑस्कर ने ऐसा क्यों कहा है। यही वजह थी कि वो बेख्तियार बोल उठी थी, ताकि हम दोनों यहाँ से बाहर ना जा सके, क्योंकि तुम्हारे साथ गुजरने वाला हर लम्हा सदियों पर मुश्तमिल होता है, ऑस्कर ने कहा। तो पहले डैमी के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, फिर उसने बेख्तियार कहकार लगाया। ये तुम आखिर हो क्या? मिनट में तोला, मिनट में माशा, डैमी ने कहा। अब घिसा पिटा सा फिक्रा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम समझदार हो, इसलिए तोला माशा छोड़ो और सोने पर तवज्जो दो। सोना माशा हो या तोला, सोना ही होता है और तुम सोना हो, खाली सोना, ऑस्कर ने कहा। तो डैमी का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। तुम वाकई अच्छे हो, बस आज से तुम्हारा नाम गुड ऑस्कर होगा, डैमी ने कहा। और जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मेरा नाम गुड बाय ऑस्कर हो जाएगा, ऑस्कर ने कहा। तो डैमी के हलक से निकलने वाले कहे कहे से लिफ्ट गूंज उठी, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करते लिफ्ट रुक गई। बाहर से उसका दरवाजा खोल दिया गया और डैमी और ऑस्कर 12वीं मंजिल पर पहुंच गए। वहां 4 मुसल्लह गार्ड्स मौजूद थे। ऑस्कर और डैमी ने सुर्ख कार्ड उनकी तरफ बढ़ा दिए। ओके, आप जा सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। तो ऑस्कर और डैमी दोनों ने इस्बात में सर हिलाए और फिर गैलरी में आगे बढ़ते चले गए। एक बंद दरवाजे के साथ दीवार पर नेम प्लेट मौजूद थी जिस पर स्कॉट का नाम दर्ज था, लेकिन नीचे कुछ न लिखा हुआ था। ऑस्कर ने आगे बढ़कर दरवाजे को दबाया तो वो खुलता चला गया। ऑस्कर एक तरफ हट गया। लेडीज फर्स्ट, उसने डैमी से कहा। तो डैमी मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे ऑस्कर था। क्या हुआ, रास्ते में लड़ाई तो नहीं हुई तुम्हारी? मेज के पीछे ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए आदमी ने कहा। यह स्कॉट था, लोसानिया में ब्लैक एस्टोन और एजुकाट का चीफ। नहीं चीफ, हमारे दरमियान जब कोई चीज मुश्तरक ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की? क्यों डैमी, ऑस्कर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो स्कॉट बेख्तियार हंस पड़ा। तुम बाज नहीं आओगे, ये डैमी की हिम्मत है कि फिर भी तुम्हारे साथ रहती है। बहरहाल अब संजीदा हो जाए, स्कॉट ने कहा। यस चीफ, हुक्म, डैमी ने संजीदा लहजे में कहा। तुम दोनों ने आयरलैंड के आसार कदीमा के म्यूजियम से तलवार उड़ाई थी, तुम्हें मालूम है कि ऐसा क्यों किया गया था? स्कॉट ने कहा। हमें मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, हमें हुक्म दिया गया और हमने हुक्म की तामील कर दी, ऑस्कर ने कहा। ये 5000 साल पुरानी तलवार है। मागा दौर की इस तलवार के बारे में एक माहिर आसार कदीमा
प्रोफेसर शार्बी ने अपनी किताब में लिखा था कि मागादौर का बहुत बड़ा खजाना जो सोने और हीरो पर मुश्तमिल था और जिसके बारे में बताया जाता है कि ये खजाना 1000 ऊँटों पर लादा जाता था, का राज इस तलवार पर दर्ज तहरीर में है। जो ये राज जानेगा वो इस खजाने का मालिक होगा। और ये भी किताब में लिखा गया था कि बेशुमार लोगों ने मागा खजाने को तलाश करने की कोशिश की लेकिन कोई कामयाब ना हो सका। स्कॉट ने कहा, चीफ, इस जदीद तरीन दौर में जबकि खलाई सैयारा खला में होते हुए जमीन की गहराइयों में मौजूद धातों का पता चला लेता है, आप खजाने के राज की बातें कर रहे हैं। ऑस्कर ने कहा, मागा दौर के लोग हमसे ज्यादा होशियार और ज़हीन थे। उन्होंने इस खजाने को इस अंदाज में छुपाया है कि किसी तरह भी सामने नहीं आ रहा। हमने खलाई सैयारों की मदद भी ली थी लेकिन कोई बात ना बनी, तो हमने तलवार तुम्हारे जरिए वहां से मंगवाई। हमारे यहाँ भी मागा के माहिरीन मौजूद हैं। हमने इन माहिरीन से ये राज तलाश करने के लिए कहा। उन्हें यही कहा गया था कि ये खजाना पूरी दुनिया को तालीम देने पर खर्च किया जाएगा, जबकि ये पूरे का पूरा खजाना ब्लैक एस्टोन को शिफ्ट हो जाएगा। स्कॉट ने कहा, तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है? डैमी ने कहा, तलवार पर मौजूद तहरीर का दुरुस्त तर्जुमा कराना है और उसके अंदर जो राज है उसे तलाश करना है। स्कॉट ने कहा, चीफ, ये भी तो हो सकता है कि खौमा का एक गलत बात फैल गई हो और असल में कोई खजाना ही ना हो। ऑस्कर ने कहा, हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर शार्बी ने अपनी किताब में इस सिलसिले में लिखा है कि मागा दौर से लेकर अब तक ये बात मुसलसल चली आ रही है और कही जा रही है, इसलिए ये गलत नहीं हो सकती। और दूसरी बात जो प्रोफेसर शार्बी ने लिखी है वो ज़्यादा अहम है कि मागा आसार कदीमा से मिलने वाले एक कुतबे को पढ़ा गया तो उसमें भी इस खजाने का जिक्र मौजूद है, इसलिए ये बात तो यकीनी है कि मागा का खजाना यहाँ मौजूद है। कहाँ है यही हमने तलाश करना है। स्कॉट ने कहा, किस तरह? आपने क्या प्लान बनाया है चीफ? डैमी ने कहा, मेरा ख्याल है कि उस बूढ़े प्रोफेसर शार्बी को इस खजाने का इल्म है लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा। स्कॉट ने कहा, ये कैसे समझा आपने? ऑस्कर ने कहा, इस तरह कि उसने जो किताब लिखी है उसमें खजाने की तफसील इस अंदाज में लिखी है कि जैसे उसने खजाना खुद अपनी आंखों से देखा हो, और ऐसा हो भी सकता है। वैसे प्रोफेसर शार्बी से ज्यादा मागा पर काम और किसी ने भी नहीं किया। तुम उसे अगवा करके उसे खजाने का राज ले आओ तो मेरा वादा है कि खजाने का 10% तुम्हें मिल जाएगा। और जानते हो कि ये 10% कितना होगा? करोड़ों डॉलर्स। स्कॉट ने कहा, ठीक है, हम उसकी रूह से भी उगलवा लेंगे। ऑस्कर ने खुश होते हुए कहा। तो स्कॉट ने मेज की दराज खोली और उसमें से एक फाइल निकालकर मेज पर रख दी। इसमें प्रोफेसर शार्बी की रिहाइश का, उसकी तस्वीर, उसके दोस्त और उसके उठने बैठने के औकात के साथ साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सबकी तफसील मौजूद है। स्कॉट ने कहा और फाइल ऑस्कर को दे दी। चीफ, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक और पहलू पर काम करूं। डैमी ने कहा तो ऑस्कर हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा। बोलो, किस पहलू पर? स्कॉट ने कहा, वहां के बूढ़े लोगों से मालूमात मिल सकती हैं। डैमी ने कहा, अरे नहीं, ये 2-4 सालों का किस्सा नहीं है, 5000 साल पहले का है, और 5000 सालों से जिंदा आदमी तुम्हें कहां से मिलेगा? स्कॉट ने कहा तो ऑस्कर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरा ये मतलब नहीं था चीफ, मुझे भी मालूम है कितने लंबे अरसे के लिए कौन जिंदा रह सकता है। डैमी ने मुंह बनाते हुए कहा, शैतान तो लाखों करोड़ों सालों से जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा, उससे पूछ लेना। ऑस्कर ने डैमी की बात काटते हुए कहा,